हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आप जो हम करने वाले हैं वो एमओटी को खत्म करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस, जो आपको समझ में आ गया होगा। बॉन्डिंग क्या होती है जिनकी एनर्जी लो होती है, एंटी बॉन्डिंग क्या होती है जिनकी एनर्जी हाई होती है। एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, वो दो जो हमारी वेव्स होती है उनका सबस्ट्रैक्शन होता है, और एंटी बॉन्डिंग जो है बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, बॉन्डिंग है बॉन्ड को बनाना चाहते हैं। साई वन साई ए प्लस साई बी बॉन्डिंग होता है, साई ये क्वांटम लेवल से लिंक करता है। क्वांटम जो हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, ये उससे लिंक करता है। यस सर। तो उससे उसकी चिंता मत कीजिए, वो आपके सिलेबस में है नहीं। सीधा बस याद कीजिए साई जो है वो साई ए प्लस साई बी जो होता है वो बॉन्डिंग होता है, साई ए माइनस साई बी जो होता है एंटी बॉन्डिंग होता है। बस इतना काफी है। लेकिन बॉन्डिंग का मतलब पता होना चाहिए, लोअर एनर्जी जो बॉन्ड बनाता है, एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी जो बॉन्ड नहीं बनाता। अभी तक हमने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कभी नहीं पढ़े थे, ना ही वीबीटी में आया, ना एस्पर थ्योरी में आया, उससे पहले कभी किसी ने बात की ना, कभी देखे थे। सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बारे में बात सुना था कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, ओवरलैप कर लेते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं, है ना। वो तो करते हैं ओवरलैप, लेकिन कुछ और ऑर्बिटल भी होते हैं जो ओवरलैप नहीं करते। अब उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो नोटेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, भाई नोटेशन का मतलब उनको दिखाया कैसे जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसको मतलब सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर पाई बन रहा है तो उसको पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। यस, क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड तो सेम है जैसे पहले बन रहा था। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग जो आपने पहले नहीं बन रहा था, हमने कभी देखा ही नहीं उसको, है ना, वो होता है बट वो एमओटी बोलती है सिर्फ उसको, बाकी कोई नहीं बोलता। तो ये एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है? तो वो बनता है भाई सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। सिग्मा स्टार यानी अगर किसी के ऊपर स्टार लगाओ ना, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और उस पर स्टार लगा, तो मतलब एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल है। पाई पर स्टार लग रहा है तो पाई ऑर्बिटल है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग वाला नहीं है। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों बॉन्ड तोड़ते हैं, ये दुश्मन है अपने, बॉन्डिंग के दुश्मन है अपने। तो क्या है ना, कोई भी ना होता तो अपने लिए तो बड़ा फायदा था। एटम्स अगर पहले से सेटिस्फाइड होते तो ठीक नहीं था काम। क्यों फालतू में बॉन्ड बना रहे हैं, फालतू में मैं याद करवा रहे हैं और आज तक समझ में आई नहीं है। आपको एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज। बेरिलियम जो है, बेरिलियम अकॉर्डिंग टू एमओटी, बेरिलियम सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता। बेरिलियम बेरिलियम के बीच में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता एमओटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी नई रिसर्च हुई है, रीसेंट रिसर्च हुई है, उसके अंदर बेरिलियम जो है वो एमओटी को फेल कर रहा है और वो बॉन्ड बनाता है। कमाल ये है, यानी एमओटी को उसने गलत ठहरा दिया, जैसे वीबीटी को गलत ठहराया था एमओटी ने कि भाई ऑक्सीजन जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है, जबकि वीबीटी डायमैग्नेटिक दिखाती है। अब इसको भी किसी ने गलत प्रूव कर दिया अभी रिसेंटली। हालांकि इसके बाद में लिगेंड फील्ड थ्योरी भी आती है, एलएफटी बोलते हैं, फिर उसके बाद में और भी थ्योरियां हैं, कोलिजन थ्योरीज हैं, वो सब भी बताती हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन वो सब मिलजुल के कुल मिला के हमारा काम चल रहा है। सीधी सी बात है, मिला जुला के। इसको ऐसे समझ लो, आपके पास थर्मामीटर नहीं है, ठीक है, तो आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे? या फिर वाटर का टेम्परेचर निकालना है कि कितने टेम्परेचर पर है। थर्मामीटर नहीं है, और आपके पास में एक माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप से आप एक एक मॉलिक्यूल को देख सकते हो, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल को देख सकते हो वो कितना वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेशंस को काउंट करके आप अंदाजा लगा लो कि इसका ये टेम्परेचर, इसका ज्यादा, इसका कम है। तो आप हर एक मॉलिक्यूल को उठाओ और माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, उसका वाइब्रेशंस कैलकुलेट करो, और उसके बाद में अंदाजा लगाओ कि ये इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। सबका निकालो, फिर सबका एवरेज निकालो, और उसके बाद बताओ कि टेम्परेचर इतना है। मुश्किल काम हो गया? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। थर्मामीटर हो तो डायरेक्ट थर्मामीटर डालने का, टेम्परेचर देखने का, बात खत्म। वैसे ही ये हम कर रहे हैं क्या, ना तो हमें एटम दिखता, ना इलेक्ट्रॉन दिखता, ना मॉलिक्यूल दिखता, ठीक है। मेरी लाइट चलेगी, आप लोगों को मैं भी नहीं दिखता। यस सर। सर आप भी नहीं दिख रहे। वो लाइट चली गई बेटा, ठीक है, तो अब लाइट मेरे फेस पर पड़ेगी तो कैमरा कैप्चर करेगा, ठीक है। लैपटॉप चल रहा है बट लाइट नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, आ जाएगी लाइट तो, नो वरी, ठीक है। तो जब तक ऐसे ही काम चलाइए। तो ना इलेक्ट्रॉन दिखता ना मैं दिखता, तो फिर भी हम अंदाजे लगा रहे हैं, भाई ऐसे होने वाला है, भाई वैसे होने वाला है, वीबीटी होगी, एमओटी होगी, है ना, फिर वेस्पर थ्योरी होगी। धक्के काम की थ्योरियां बना रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, मैकेनिज्म चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखता कुछ नहीं, हमें पता कुछ नहीं है कि असलियत में अंदर क्या हो रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है,
बस हमने अंदाजा लगाया और फिर उसको फिट करके देखा, कुछ एग्जांपल्स पर फिट किया, तो एग्जांपल्स पर जब हमने देखा तो वो फिट हो रहा था तो अपने को क्या दिक्कत है भाई, हमने मान लिया कि ये होता है। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, चलो मैं थोड़ा इंतजाम करता हूँ लाइट का। ठीक है, मैं मेरे फोन की जो लाइट है उसको ऑन कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा एनवायरनमेंट बटे मेरे आंखों पे पड़ेगी, मैं दिखाई दे जाऊंगा आपको ना हल्का फुल्का। सर दिखने लगे अब। ठीक है, मेरे आंखों पर पड़ रही है और तो कुछ नहीं, इसका फ्लैश सीधा मेरे आंखों पर पड़ रहा है। देखो मैं गायब भी हो जाता हूँ ना, सही है ना, कुछ रखना पड़ेगा, अभी डायरेक्ट आंखों पर जा रही है। हाँ अभी ठीक है, अभी कुछ कुछ मैं आपको दिखाई दे जाऊंगा, बट इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी कुछ कुछ में, तो ब्लैक नजर आ रहा हूँ ना। चलो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखिए आगे क्या होता है भाई, तो हम बात कर रहे थे नोटेशंस की, तो आपको समझ में आ गया जब भी किसी ऑर्बिटल के ऊपर स्टार लगा हो तो वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, और बिना स्टार वाले सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्डिंग होते हैं। ये है इसकी नोटेशन। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। अब आगे देखिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LALCAO, लीनियर, ये लिखा हुआ है मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं कि हम मानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो सीधी लाइन में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, सीधी लाइन में। ठीक है, तो सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े, एक को बनाया बॉन्डिंग, एक को बनाया एंटी बॉन्डिंग, सीधा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये डायरेक्ट मेथड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर इसको ना क्वांटम लेवल पर सॉल्व किया जाए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको बता देते हैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर ही वर्क करती है, पता है ना सबको? यस सर। यस सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन पर वर्क करती है, और मॉलिक्यूल में तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो पक्का होंगे, जो बॉन्ड बना रहे हैं कम से कम 2 एटम होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो पक्का होंगे, मिनिमम हाइड्रोजन का एटम है ना। तो इसका हाइड्रोजन के एटम मिलकर हाइड्रोजन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पर। बेटा चीकू बेटा अपना माइक बंद कीजिए। सॉरी सर। ओके ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मतलब जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हम सीधा सीधा जोड़ के बता देते हैं, क्योंकि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत 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 टफ हैं और उनसे रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए इसको लीनियरली कंबाइन करके अंदाजा लगाया। यानी यहाँ अंदाजे में भी अंदाजा है, थ्योरी में एक अंदाजा है कि ऐसा होना चाहिए, और उसमें भी एक और अंदाजा लगा रहे हैं, तो सब कुछ गैस पे चल रहा है, सब तुक्के पे चल रहा है ना, अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। कहीं लगा कोई बंदा चिल्लाया तो देखो देखो हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, कोई आवाज नहीं आई तो कह दिया कि ऐसे ही खाली गया वो तो। ठीक है ये वैसा ही है ना, तो हम वैसा ही कर रहे हैं, केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है भाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो देखिए सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हमने जब जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उसकी शेप कैसी होगी, तो उसकी देखिए दो बॉन्ड बन रहे हैं, 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एस और एस ऑर्बिटल। ये हमने किसमें किया था, क्या बोलते हैं इसको, वीबीटी में किया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, है ना। तो अगर ये ऐसे बनते हैं 2 ऑर्बिटल, हमने कहा कि वो ऐसे ओवरलैप करते हैं, ये तो वीबीटी में हो गया। अब एमओटी क्या कहती है, कहती है 2 बनेंगे, अगर इन दोनों का एडिशन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ये गोल गोल, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, याद रख लेना। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s के ना दोनों, सिग्मा 1s। दूसरा देखिए अगर वो एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, तो मैंने एंटी बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, इसको देखिए, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, इन्होंने ऐसा दिखाया, यानी कि इस तरह से यहाँ चोंच होती है इसके, और बीच में एक नोडल प्लेन होता है, यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 होता है, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। ये समझ में आया अभी, नोडल प्लेन? यस सर। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होती है, और इसके बाद में इस तरह से कोई डंबल शेप टाइप में होता है ये, तो ये होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार। सिग्मा बनेगा तो सिग्मा का स्टार भी बनेगा, तो ये हायर एनर्जी है, तो यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बना सिग्मा, दूसरा बना सिग्मा स्टार। यस, समझ में आ गया बेटा, डायग्राम है, याद ही करना। यस सर। अब देखिए सिग्मा कब बनता है, एडिशन से, 2 वेव जुड़ जाती हैं, सबट्रैक्शन से क्या बनता है, वो सिग्मा स्टार बनता है। तो नीचे मैंने थोड़ा सा एडिशन का बता रखा है कि अगर वेव ऐड होती है, तो ये एक वेव थी, ये एक वेव थी, दोनों ऐड होगी, दोनों का एम्पलीट्यूड हाई हो गया, समझ में आ रही है, हाइट ऑफ वेव बढ़ गई। क्लियर है बेटा? एडिशन। और सब्सट्रैक्शन में देखिए क्या होता है, वेव सब्सट्रैक्ट करती हैं, ये 2 वेव थी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन वेव का वर्क कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, और दोनों ने जब आपस में एक दूसरे घट गए तो उस वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो कम हो गया, छोटी हो गई वेव, तो इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। तो जब ऐसा होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, जब ऐसा होता है तो एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, जब ऐसा होता है तो बॉन्डिंग बनते हैं। तो यहाँ पर वही है, बॉन्डिंग की शेप ऐसी होती है, एंटी बॉन्डिंग की शेप ऐसी होती है, एक्चुअल में वो ऐसे होती है, इसको ऐसे याद रखना। क्लियर है बेटा?
Yes, sir. पर इसमें एक नोडल प्लेन होता है, हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग में नोडल प्लेन नहीं होता, जनरली बॉन्डिंग में भी होता है, आगे आएगा, लेकिन जनरली नहीं होता। क्लियर है? ये वाला ऑर्बिटल डायग्राम सबको समझ में आ गया? याद करना है, काम आएगा कहीं कहीं, Yes, बस sir. याद करना डायग्राम और कुछ नहीं है, ठीक है। असली वाला एक और डायग्राम आएगा एमओटी में, ये ऑर्बिटल डायग्राम करते ही हम उसका एनर्जी लेवल डायग्राम करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बेस पर ज्यादातर क्वेश्चन उसी बेस पर आते हैं, नीट में, आईआईटी में, एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चन उसी बेस पर आते हैं। तो चलिए भाई, दूसरा देखिए, दूसरा डायग्राम यहां पर है ये वाला। जब p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। यस, Yes, sir. तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल की दिखा रही है, तो देखो p सिग्मा कैसे बनेगा, दोनों तरफ माइनस, बीच में मोटे वाला लोब जो है वो प्लस का बनेगा, और ये बन गया सिग्मा px, सिग्मा px, सिग्मा py, सिग्मा pz, तीनों एक ही हैं। क्लियर है? Yes, sir. ये बन गया बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बीएमओ भी बोल सकते हो आप इसे, शॉर्ट फॉर्म में बीएमओ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बोलना सीख लीजिए, लिख कर देखिए, तभी याद होगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स आती हैं साइंस में, फिजिक्स में भी आएंगी, केमिस्ट्री में भी आएंगी, मैथमेटिक्स में भी आएंगी, तो याद तभी होंगी जब वो आप लिख कर देख लें। एक बार लिख कर देख लो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा, ये माइनस प्लस वाले, ये साइन ध्यान रखने आपको, माइनस प्लस वाले छोटे लोब आपस में आमने सामने आ जाते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव बड़े लोब साइड में होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये है सिग्मा स्टार, ये सिग्मा के ऊपर हैश लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, ये स्टार है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, एक सिग्मा स्टार है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। और यहाँ बीच में एक नोडल प्लेन भी है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, इसमें नोडल प्लेन नहीं हो सकता है, आपको दिख रहा है। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखिए, अब ये तो दो सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक एस से एक पी से, है ना। एस पी वाला इन्होंने दिखा नहीं रखा, एस और पी का भी कुछ इसी तरह का डायग्राम बनेगा, बट डोंट नो वेरी। फिर उसके बाद पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल देखिए, पाई कब बनेगा, जब पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। यस, Yes, sir. एडिशन होगा तो देखिए, एक पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे है, एडिशन से ये ऊपर बन गया, ये नीचे बन गया, बीच में नोडल प्लेन आया, इसमें आता है बॉन्डिंग में भी नोडल प्लेन आता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल px py pz, और इसमें नोडल प्लेन होता है, याद रखना, इसमें नोडल प्लेन होता है। अगर x ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो y और z हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन याद रखना ये वैसे x नहीं लिखना चाहिए, इन्हें z लिखना चाहिए। pz ऑर्बिटल होता है जो जनरली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सामने होता है, वो माना जाता है, तीनों होते एक जैसे माना जाता है pz, और pz की जो एनर्जी होती है, pz ऑर्बिटल की जो क्या बोलते हैं उसे, एक्सिस होती है, वो आमने सामने मानी जाती है, इसलिए pz पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी दोनों पाई बनाएंगे। इन्होंने जैसे कहा है वो थोड़ा उल्टा लिख दिया। तो देखिए, ये तो हो गया नोडल प्लेन एक। अब जब ये एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं ना, तो ये चारों ऑर्बिटल ऐसे ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, डी टाइप के, डी शेप में, माइनस माइनस आमने सामने, प्लस प्लस आमने सामने, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। नोडल प्लेन दो है इसमें, एक ये रहा, एक ये रहा। यस, क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ दो जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होती है, तो दो नोडल प्लेन है, दैट्स इट। ये है डायग्राम पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल का। क्लियर है बेटा? ऐसे ही डायग्राम सेम टू सेम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, ठीक है, वो कलर डायग्राम मिल जाएंगे, वहां से भी इसको चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। मे भी वहां पर सिग्मा और पाई वाला ऑर्बिटल का डायग्राम भी मिल जाए, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। क्लियर है बेटा? ये Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं चेक करता हूँ कि एनसीईआरटी में वैसा डायग्राम दे भी रखा है या नहीं, एक मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट में चेक हो जाएगा। किसका डायग्राम सर? क्या बेटा? सर किसका डायग्राम? एनसीईआरटी के अंदर सिग्मा पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसका डायग्राम, एस और पी का डायग्राम। एमओटी देखिए एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग का नहीं सर, उसमें नहीं था, एस और पी का नहीं था, पी पी का था और एस एस का था। एस एस और पीपी का ओनली, ठीक है। चेक कर लिया आपने? चेक किया गया किसी ने? चलिए मैं देखता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। दिस वन इज केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 121 पेज नंबर पर है, देखते हैं, ठीक है। मेरे पास यस पीडीएफ सर, है, एस एस और पी पी का ही है, एस पी का नहीं है। Yes, sir. ओके चलो, बहुत बढ़िया, आपने चेक कर लिया तो स्टेट ऑफ मैटर आ गया 121 पेज पर। मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ इन्होंने पीपी का दे रखा है, पी ऑर्बिटल, और ये पीपी सिग्मा सिग्मा स्टार, एस पी का यहाँ पर भी दिखा रखा है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, पी ऑर्बिटल
2px 2py z एक्सिस का भी शो कर रखा है, सिग्मा स्टार एस का भी शो कर रखा है। एस और पी का नहीं दे रखा। ठीक है, हाँ एस और पी का नहीं है, तो मतलब हमें याद नहीं करना, सीधी सी बात है। ठीक है, दैट्स इट। चलिए कॉन्फ़िगरेशन भी उसी हिसाब से दे रखी है ना, क्या बेटा? कॉन्फ़िगरेशन भी उसी हिसाब से दे रखी है एमओटी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब भाई, तो ये तीनों डायग्राम हो गए, आसान आसान से हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बात आती है असली डायग्राम की, एनर्जी लेवल की, जो आपकी स्क्रीन के सामने अभी है। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यही सब कुछ है। देखिए डिफरेंस याद कर लो एमओटी में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का, उसके बाद में इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के डायग्राम याद करो। लाइट आ गई है ना, चलिए मैं इसकी लाइट बंद कर देता हूँ फोन की। तो इनको याद कर लो और इतने में अपना काम हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। इसके बाद में ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें जो पेपर में आती हैं, ये है असली चीज, ये जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, यानी एनर्जी लेवल डायग्राम, ये आता है एडवांस लेवल, नीट लेवल, ठीक है, मेंस लेवल, उस पे आता है। तो ये है असली चीज, और याद रख लेना, ये बहुत वाली असली है। ये वाला डायग्राम हर किसी को याद होना ही चाहिए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दे रखी है, अबव 14 इलेक्ट्रॉन्स दे रखी है। अबव 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब देखो भाई, सीधी सी बात है, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। अंडर 14, जिनके दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अंडर 14 हो, अंडर 14 मतलब 14 या 14 से कम एज के इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर दोनों एटम्स नाइट्रोजन 14 या 14 से ज्यादा बनते हो, 14 किसका बनेगा? नाइट्रोजन का बनेगा, N2 नाइट्रोजन है ना। N2 का मॉलिक्यूल या उससे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के लिए ये वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं फॉलो होती, ये उससे ऊपर वालों के लिए फॉलो होती है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं इसको एनर्जी लेवल इन्होंने कैसे बनाया। सबसे नीचे से शुरू करेंगे, घबराना नहीं, बहुत आसान डायग्राम और मजा आ जाएगा देख के। ऊपर वाले डायग्राम फिर भी आपको टेढ़े मेढ़े नजर आ रहे होंगे, इनको याद करना मुश्किल होगा, ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए क्या होता है, आपके पास ऑक्सीजन का एटम है, ये एक और ऑक्सीजन का एटम है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 8 होते हैं। यस सर। टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन में कितने बनेंगे? 16। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम 16 इलेक्ट्रॉन को भरना चाहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। देखिए ये साइड देखिए, एक एटम की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 1s में 2 होते हैं, यस सर। 2s में 2 होते हैं, उसमें 2p में 4, 2p में 4 होते हैं। यस, क्लियर है? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, और कुछ नहीं है। क्लियर है बेटा तुमको? ठीक है, दूसरी तरफ भी यही चीज लिख रखी है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहा है, ये O2 का मॉलिक्यूल बना रहा है, तो दूसरी तरफ भी 1s2 2s2 2p4। क्लियर है? यस सर। दोनों साइड के आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्होंने लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, बस। अब ये बीच का डायग्राम ही याद रखना रह गया, और कुछ नहीं है। तो देखिए क्या होता है, 1s2 2s2, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, 1s वाले दोनों मिक्स करेंगे, तो क्या बनाएंगे? दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे ना। एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। तो s और s ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। यस सर। S और S, तो ये बनेगा सिग्मा और ये बनेगा सिग्मा स्टार। तो जिसकी एनर्जी लोअर है वहां पर जो ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा सिग्मा ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी हाइयर है वहां पर जो ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा स्टार बनेगा। यस, क्लियर है? यस सर। हमने क्या किया कि यहाँ पर था 1s के अंदर, मान लीजिए ये 1s था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, आप इसे चौरस भी बना सकते हैं, चौरस डब्बा, गोल भी बना सकते हैं। ये भी 1s था, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैंने क्या किया कि ये दोनों ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स किया, तो मेरे पास एक ऑर्बिटल नीचे लेवल में बनेगा और एक ऑर्बिटल हायर लेवल में बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कितने हैं दोनों में? सर 2 4, मिला के 4 हो जाएंगे। दोनों में 4 है। क्लियर है? यस सर। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये आउबाउ रूल और ये सारे रूल अप्लाई होते हैं इसमें, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे, और सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा अगर 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो। ठीक है, तो यहाँ पर वही रूल हम फॉलो करेंगे। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में आएंगे 2, फिर हायर में आ जाएंगे 2। बस, क्लियर है? यस सर। भर दिए वो इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है क्या ये बॉन्ड बनाएंगे? तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्डिंग में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, 2 माइनस 2 इक्वल डिवाइड में 0, 0 बाय क्या आ जाएगा, 0 आएगा सर। 0 बाय 2 इक्वल 0, यानी कि ये दोनों बॉन्ड नहीं बना रहे, क्योंकि जितने बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, 0 बॉन्ड 0। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। इसको बाद में टोटल भी काउंट करेंगे, अभी एक एक करके चलते हैं। फिर सेम एज इट इज 2s2, अब देखिए 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यस क्लियर है बेटा? यस सर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो 2 आगे नीचे 2 आगे ऊपर, चारों भर दिए। तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड किया, बॉन्ड नहीं बना, ये भी नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा, यहां तक तो बॉन्ड ऑर्डर आया 0। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं, तो ये तो बिल्कुल आसान होंगे, दोनों सेम ही है, बस 1s और 2s का एग्जांपल देना है। यस क्लियर है? यस सर। सबको आ गया ना? ये बना के देख लो Yes, अभी sir. नोटबुक पे, बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और अच्छे से क्रैम होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है? तो ये आ गया। अब बात करते हैं दूसरे की, सबसे ऊपर P वाला। ये P वाला थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ा अलग है, ठीक है, और यही से सारे बॉन्ड बनते हैं, एक्चुअल में यही है सारी कहानी। तो P के ऑर्बिटल मैं आपको साइड में बना के दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर लगे। P में कितने थे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ऑर्बिटल ऐसे बना दिए, 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन में दूसरे P में भी 4 थे, 2 एटम्स आपस में मिक्स हो रहे हैं ना, तो 2 3 4। आप इसको चौरस डब्बा भी बना सकते हो, कई बुक्स में ऐसे चौरस डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। चौरस डब्बे Yes, बनाते कैसे हैं वो बता देता हूँ। देखिए ऐसे बनाते हैं वो लोग, चौरस बनाने में 3 ऑर्बिटल बड़े आराम से बन जाते हैं। ये लो 3 बन गए, 2 3 और 1 4, ठीक है। ऐसा ही बना सकते हैं आप, चॉइस आपकी है। तो आगे देखिए इससे क्या होने वाला, अब यहाँ पर है असली कहानी। सबसे पहले क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं, लोअर एनर्जी पे बनेगा, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? P और P ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर, Yes, हमने sir. वीबीटी में पढ़ा था कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, P टू P से P, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक ही सिग्मा बनेगा, उसके बाद में Yes, तो sir. तो यानी एक ही ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ मैं उसे लिख सकता हूँ सिग्मा 2p z ऑर्बिटल होता है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हमने बोला था z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं और वही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यस क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो एक ऑर्बिटल मैंने नीचे लगा दिया। अब एक 2 ऑर्बिटल और बच गए, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तो 2 ऑर्बिटल और बना रहा हूं मैं, ठीक है। इनकी एनर्जी भी लोअर होगी और यहाँ 2 ऑर्बिटल और आ गए, और ये क्या होंगे? ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो पाई 2px और पाई 2py। यस बेटा क्लियर है दोनों ऑर्बिटल के नाम? यस सर। अब ऊपर जो है, ऊपर क्या बनेगा? 2 ऑर्बिटल, जो पाई बन गए तो पाई स्टार बनेगा, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। यस क्लियर है? यस सर। जो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी कम होती है ना, सिग्मा वाले की सबसे कम है, तो सिग्मा स्टार की सबसे ज्यादा होने वाली है, ये याद रख लेना। समझ में आ गया? यस सर। यस तो सर। यहाँ सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर होगा सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है भाई? सबसे नीचे सिग्मा 2pz, सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए कि नहीं? 3 ये रहे जो बॉन्डिंग है, 3 स्टार वाले हैं जो एंटी बॉन्डिंग है, उन स्टार वालों में एक है सिग्मा स्टार, 2 है पाई स्टार। सेम एज इट इज बॉन्डिंग वालों में एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये हमें अच्छे से पता है वीबीटी से कि सिग्मा बॉन्ड एक बनने के बाद बाकी सारे पाई बनाते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ लो p ऑर्बिटल हो गया, तो समझ लो अब आपको ये आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ कि हम उसको ओरिजिनल वाले डायग्राम पर पहुंचते हैं। तो ये देखिए इन्होंने यही किया है, 3 ये थे, तो हमने सबसे पहले क्या बनाया? सिग्मा 2pz। देखो मैंने बोला था ना z एक्सिस होती है, यहाँ इसने z एक्सिस ही दिखाई है, तो इसका मतलब ऊपर कहीं गलत दिखा रखा है। क्लियर है? बट कमाल की बात ये है कि मैंने अभी एनसीईआरटी में चेक किया, एनसीईआरटी में भी वही दिखा रखा है, px को ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग दिखा रखी है। दिखा तो किसी को भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कन्वीनियंस के हिसाब से z को दिखाना चाहिए, ठीक है। यस सर। सिग्मा बॉन्ड z एक्सिस। तो देखो भाई सिग्मा 2pz, इसमें ऑर्बिटल मत मानिए कि अभी इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं, आप ऐसा मान लो कि अभी इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं, ठीक है, खाली है ये। उसके बाद में पाई 2px, पाई 2py। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो इनकी एनर्जी, इन दोनों तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, पाई स्टार वाले की ज्यादा है। सिग्मा स्टार जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसकी स्टार वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सिग्मा स्टार। क्लियर है? यस सर। अब जरा देखिएगा ध्यान से कि हमने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 4 यहाँ है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इसमें भर दिए,
और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ऐसा मत करना कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में भर दो। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। ये पता है ना? Yes, sir. हंट्स Yes, रूल sir. होता है। Yes, है sir. ना, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला। तो ये यहाँ पर दोनों में पहले एक एक आएगा। बस भर दिए, सारे इलेक्ट्रॉन भरे गए, बस ऑर्बिटल हो गया पूरा, जितने भरने थे भर दिए। अब अगर मैं इसमें से एक ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूं तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मेरे को यहां से एक कम करना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक एक कम कर दूं तो मेरे को यहां से एक और कम करना पड़ेगा। फिर एक और कम कर दूं इधर से तो एक यहां से कम, एक इधर से भी एक और कम कर दिया तो एक यहां से कम। ठीक है, फिर यहां से दोनों उड़ा दिए, यहां से भी दोनों उड़ा दिए, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे। ये यहां तक भरेगा सिर्फ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यानी पी में ही आपको हेर फेर करनी है। तो इस तरह से सारे एस, ये जो दोनों एस हैं, ये बहुत छोटे एटम मॉलिक्यूल्स के लिए होंगे। जैसे हाइड्रोजन को भरना है तो हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 हो गए तो 2 भर दिए। ये लो हाइड्रोजन का बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ गया। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1 सिंगल बॉन्डिंग। ये हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी इसको देखते हैं जो ऑक्सीजन का दे रखा है। तो इस तरह से देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, नॉट इलेक्ट्रॉनिक। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? जो नीचे से ऊपर है ना मॉलिक्यूल का, ये सारा हमने मॉलिक्यूल का भरा है। यस, क्लियर है ये सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz। और जब इनको लिखते हैं तो देखो यही लिखा हुआ है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के बाद पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है, इक्वल है ना, तो इक्वल लिखा हुआ है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, फिर sir. पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी भी बराबर है, ये भी इक्वल लिखा हुआ है। फिर सिग्मा स्टार 2pz, दैट्स इट। क्लियर है भाई? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी डायग्राम को देखकर लिखिए। अगर आपको डायग्राम याद है और ऐसे लग रहा है आपको कि आपके सामने है, तो आप जस्ट सोचकर ऊपर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप लिख दोगे। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? एनी क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, अब हम बात करते हैं इसमें बॉन्डिंग कितने हैं भाई? ये 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले 3 हैं। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, याद रखना, ये तीनों स्टार वाले हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 6 में से 2 गया, डिवाइड में आएगा 2, क्योंकि बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। 4/2 इक्वल आ गया 2। तो ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। क्लियर है कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बात आती है, क्या सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेट करना है? तो हमने जैसे पहले क्या कैलकुलेट किया, इसमें बोला कि ये सिग्मा बना रहा है, सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, फिर इसमें बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, फिर इसमें बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। क्या 3 बार करना पड़ेगा? नहीं, वो तो आपको बताया कि इंडिविजुअल भी कर सकते हो, लेकिन करने का तरीका क्या होता है? सारे सिग्मा ऑर्बिटल काउंट कर लो पूरे मॉलिक्यूल में, ऊपर से नीचे तक पूरे मॉलिक्यूल में सारे सिग्मा ऑर्बिटल काउंट करो भाई, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करो। ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा, ये रहे 3 सिग्मा, 3 और 2 5 ऑर्बिटल सिग्मा, और पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 क्या आ गए? बॉन्डिंग। माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखो, 2 ये रहे, है ना, ये वाले 2, ये वाले 2, 4, और ऊपर यहाँ 2 हैं इलेक्ट्रॉन, 6। यस, क्लियर है? Yes, sir. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे भी आएगा, मतलब टोटल काउंट करके कर सकते हो। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया कि आपको अलग अलग दिखाया? हमें पता है ये दोनों का तो 0 हो जाता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0, Yes, ये sir. दोनों का भी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0, तो बार बार इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पी को देखिए, बट शुरू में टोटल काउंट करके ही चेक कीजिएगा, वरना कहीं आप एक आधा नीचे वाला कोई मिस कर गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बेटा, एक बार टोटल काउंट कीजिए, फिर दूसरे तरीके से भी कीजिए, फिर आसानी से आपको आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि इस तरह से भरते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2 एटम्स में। और याद रखना उन दोनों एटम्स पर कोई चार्ज ना हो। जब चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, तब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। तो अगर मान लीजिए 14 से कम हो तो, या 14 हो
तो सिर्फ एक काम करना और कुछ भी नहीं करना। ध्यान से देखना इस चीज को भाई, जो मैं अभी कर रहा हूं। ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल है ना, इनको शफल कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस। बाकी सब सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। अगर 14 से मतलब सबसे पहले पाई बॉन्ड बनेंगे 2, पाई बॉन्ड बनते हैं इससे। फिर उसके बाद सिग्मा। अब ऐसा क्यों? पाई के पहले क्यों बनेगा, सिग्मा बाद में क्यों? पाई बनेगा नहीं, पाई की एनर्जी कम है, सिग्मा की एनर्जी ज्यादा है, बस ये डिफरेंस है। अब ऐसा क्यों होता है? जिन एटम्स का साइज छोटा होता है उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें कम है, उस मतलब उसका साइज भी छोटा है, ठीक है, ठीक है, उसकी रिपल्शन ज्यादा होगी। यानी नाइट्रोजन या उससे पहले वाले साइज वैसे बड़ा होने पर एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो रहा है, सॉरी। तो यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, उनके कम इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये जो पी ऑर्बिटल और सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं पी के, तो उनकी एनर्जी लेवल का डिफरेंस, उनके आपस में ज्यादा पास होने की वजह से, डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो शफल हो जाते हैं, सिग्मा की एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमें तो एनर्जी लेवल डायग्राम बताना है, सिग्मा बनेगा पहले ही, लेकिन एनर्जी बढ़ गई तो सिग्मा को ऊपर दिखा दो, दोनों पाई को नीचे दिखा दो। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस ठीक है, तो सर ये वो क्वेश्चन 14 या 14 से नीचे वाले। हाँ बेटा बोलो, क्या है क्वेश्चन? सर, लेकिन एनसीईआरटी में जो एमओटी के अकॉर्डिंग है, उसमें जो सर जो कार्बन है उसमें 2 पाई बॉन्ड बनते हैं बस, और बोरॉन में P2 मॉलिक्यूल में सर 1 पाई बॉन्ड बनता है, और C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा नहीं होते उनमें सर। सिग्मा नहीं बनते? यस सर। हाँ बिल्कुल नहीं बनेंगे ना, मैं वही बता रहा हूं। देखिए कैसे, जब आपका यहां पर ये दोनों पाई ऑर्बिटल नीचे आ गए, तो सिग्मा अगर खाली रह गया, सिग्मा तो ऊपर पहुंच गया, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन्स sir. यहीं पर फिल होते हैं, ऊपर भर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी, इनमें कम है। पी में कितने होते हैं भाई कार्बन में, बताओ जरा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, 12 टोटल, C2 में 12 2 होते हैं। यस यस सर पी में आएंगे Sir. 2, 2 और 2 टोटल हो गए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके नीचे पाई बॉन्ड में भरेगे बेटा, सिग्मा में तो बॉन्ड में आए ही नहीं। यस सर। आए नहीं तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना दोगे? तो मतलब Yes? इसका मतलब सर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बने। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, वो एमओटी के अकॉर्डिंग है, वीबीटी के अकॉर्डिंग तो पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनना चाहिए। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं पता है, मैंने बोला कि सिग्मा बॉन्ड ही पहले बनता है, बट उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। जब एनर्जी हाई है तो सिग्मा बॉन्ड भले ही पहले बनता हो, लेकिन बनेगा पहले, बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, वो पाई में जाएगा, क्योंकि उसको पाई में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। इसलिए C2 के मॉलिक्यूल में पाई में इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा नहीं है, सिग्मा में नहीं है। क्लियर है? यस एनर्जी सर लेवल के हिसाब से, एनर्जी लेवल के हिसाब से सिग्मा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, पाई में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाई में चले जाते हैं। जबकि सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो बनेगा पहले ही, ठीक है, बट उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ में आई। अब दूसरी बात देखते हैं भाई, ठीक है। अब जरा ये देखिएगा, अब हो क्या रहा है। इतना कवर करने के बाद हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, ये रहा बॉन्ड ऑर्डर, भी बॉन्ड ऑर्डर 2 निकाल रखा है। अब इसके बाद में बात आती है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिस भी मॉलिक्यूल में एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रह गया तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. O2 में देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, 2। पाई स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं। अगर एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होता है, अगर सारे पेयर्ड हैं तो डाया। डाया मतलब 2, सभी पेयर्ड, सभी 2 के पेयर में। तो डायामैग्नेटिक मतलब सारे पेयर्ड हैं, वो रिपेल करेगा मैग्नेट को। तो यहाँ सारे तो पेयर्ड है नहीं, यहाँ तो 2 अनपेयर्ड है, इसलिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। तो वीबीटी क्या कहती है? अब जरा वीबीटी को यहां देखते हैं, उसकी जो कमी थी वीबीटी की, वो कहती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, इस ऑक्सीजन के पास में भी 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है। तो देखो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? यस सर Yes, sir. इसका मतलब वीबीटी के अकॉर्डिंग तो सब पेयर्ड हैं, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। तो वीबीटी तो इसको डायामैग्नेटिक बताती है, बट एमओटी नहीं बताया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बेटा? यस सर यस सर। Yes, sir. एमओटी कामयाब थी, तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक समझ में आएगा, आ गया। सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं जब इसको भर देंगे, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. अब आगे देखिए जरा,
पैरामैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और मैग्नेट को अट्रैक्ट करना। तो क्या मैं हवा में मैग्नेट रखूंगा और ऑक्सीजन चिपक जाएगी उससे? नो सर। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता? या डायामैग्नेटिक, मान लो कोई भी चीज डायामैग्नेटिक हो तो वो रिपेल करती है। अब देखो मेरे पास प्लास्टिक का पेन है सामने आपके स्क्रीन पे, है ना, तो अगर मैं Yes, इसके sir. पास मैग्नेट लेके आऊं तो या तो ये मैग्नेट से चिपकना चाहिए क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है अंदर के इलेक्ट्रॉन, या फिर इसमें सारे पेयर्ड हो सकते हैं या कम से कम एक अनपेयर्ड मिलेगा। दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है, तीसरी तो हो ही Yes, नहीं sir. सकती। यस सर, Yes, sir, sir. ना तो ये अट्रैक्ट करता ना ये मैग्नेट को रिपेल करता, तो क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है? दुनिया में कोई भी चीज उठा लो उसमें होंगे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम इलेक्ट्रॉन है तो या तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे या कम से कम कोई एक अनपेयर्ड होगा। एक भी अनपेयर्ड हो गया तो वो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा सॉरी, और सारे पेयर्ड हो गए तो रिपेल करेगा। तो ये पेन, प्लास्टिक क्यों नहीं रिपेल करते, लकड़ी क्यों नहीं अट्रैक्ट या रिपेल करते मैग्नेट को? बता सकता है कोई रीजन? कोई गैस बताइए आप लोगों का, तुक्का लगाइए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। सर वो सर जो एटम मॉलिक्यूल एटम होते हैं करेगा उनमें ना। बहुत सारे एटम्स होते हैं तो बॉन्ड बना बना के पेयर हो जाते हैं, बॉन्ड बना बना के? पेयर में आ जाते हैं। और सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या कहते नहीं हैं, नहीं नहीं, एक एक बात दूसरे के सुनिए, अपोजिट स्पिन में घूमते हैं सर, ताकि वो एक दूसरे का सर मैग्नेटिक नेचर कैंसिल कर सके। ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया हमने आपकी बात, ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो दो मॉलिक्यूल के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में घूम के उसकी अपोजिट मैग्नेटिक स्पिन में सर, अपोजिट स्पिन में घूमते हैं तो हाँ, एक दूसरे का मैग्नेटिक नेचर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, वो कैंसिल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बिल्कुल सही बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गया, ठीक है, इसका मतलब वो पेयरिंग वाला इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो क्या Yes, होना sir. चाहिए? रिपेल करेंगे, तो रिपेल क्यों नहीं करते? रिपेल तो करें, बोलिए। रिपेल भी तो नहीं करते, अट्रैक्ट भी नहीं करते। अब सुनिए, ऐसा नहीं होता, जो कृष्णा बता रहा है वैसा नहीं होता, वो कई जगह पर, अलग जगह पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वहां पर आपको मैं बताऊंगा वो कहाँ अप्लाई होता है जो कृष्णा ने बोला। लेकिन उससे पहले क्या होता है असलियत में, इनका मैग्नेटिज्म इतना कम होता है, इतना कम होता है कि साधारण सिंपल मैग्नेट, वेरी लो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका, उसमें ये डिटेक्ट नहीं होता। यानी अगर ये पेन जो मेरे सामने है, जो स्क्रीन पे आपके पेन है, इस पेन के अंदर भी, याद रखना, ये पेन भी मैग्नेटिज्म दिखा सकता है, या तो ये पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक है। अब ये मैग्नेटिज्म कैसे दिखाएगा? जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा लो। सीटी स्कैन की मशीन देखी है, टीवी में जरूर देखी होगी, वो यस सर। हीरो या हीरोइन के सिर में चोट लगती है जबरदस्त वाली, और एक गोल सा एक वो होता है, गुफा सी होती है, और उसके अंदर यहाँ स्ट्रेचर के ऊपर ना एक बंदा लेटा देते हैं, हीरो हीरोइन, Yes, sir. मैंने और उसको, असली में देखी है. है ना, उसको अंदर घुसा देते हैं। आपने असली में देखी है, चलो ठीक है, उसको अंदर अंदर घुसा, भी गया हूँ। अंदर भी गए हो? Yes, sir. Yes, मैं sir. भी. क्या क्या दिक्कत हो गई थी भी आपको? सर सर में चोट लग गई। सर में चोट लग गई थी, ओके। और निधि बेटा आपको क्या हुआ था? सर में दर्द होता रहता था फालतू में. फालतू में दर्द होता? आधा सिर दुखता था या पूरा सिर? पूरा. पूरा आधा दुखता? सर में माइग्रेन होता है ना सर। आधा सर, सिर वाला पहले हाँ माइग्रेन होता है, तभी पहले दुखता है। होता था. ठीक है, अभी ठीक है, यस सर. चलो सही है। क्या इलाज मिला फिर? सर फिर दवाइयाँ चली फिर ठीक हो गया. दवाइयों से ठीक हो गए बस? ठीक है, यस. मतलब डॉक्टर्स को आपका वो बीमारी पता लगी। दवाइयाँ क्या थी, एंटीबायोटिक थी? तो उतना तो याद नहीं, बहुत छोटी थी. अच्छा छोटे थे तो ठीक है, हो सकता है। चलो ठीक है, मतलब आप उस मशीन में गए भी हो, सही है फिर तो देखिए उस मशीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब उसका मैग्नेटिज्म हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा के, जैसे पंखे के अंदर अपन लोग वो देखते हैं ना, क्या रेगुलेटर से उसकी स्पीड कम ज्यादा कर लेते हैं। यस यस सर, तो इसका भी Yes, एक sir. रेगुलेटर होता है। हम क्या करते हैं, इसके रेगुलेटर से इसकी स्पीड ज्यादा, मतलब इसका अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा कर देते हैं, जिससे इसका मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है, तो हम मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं सीटी स्कैन वाली मशीन का। तो मैग्नेटिज्म इतना बढ़ा दो इस मशीन का कि ये पेन को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, पेन को भी। समझ गए? तो एप्पल जो होता है ना, एप्पल वो डायामैग्नेटिक होता है, इसका मुझे पता है, ठीक है, एप्पल डायामैग्नेटिक होता है। तो अगर उस मशीन का फुल मैग्नेटिज्म करके और एप्पल को पूरी कैपेसिटी से उसको चला दें, और उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उस मशीन में, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दें और फुल कैपेसिटी से उसको चला दें, तो एप्पल ना उस मशीन के बीचों बीच में अटक जाएगा, हवा में बीचों बीच में, क्योंकि वो चारों तरफ से रिपेल करेगा। यस और नॉट, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, यानी sir. दुनिया में हर चीज या तो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, या तो रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। तो एप्पल के ऊपर चिपक जाता है मैग्नेट? नहीं चिपकता, हमें पता है ना, ना उसे रिपेल करता, क्योंकि वो जो नॉर्मल मैग्नेट होता है वो बहुत ही छोटा उसका इफेक्ट होता है, हमें बड़े लेवल का इफेक्ट वाला मैग्नेटिज्म। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब एक sir. चीज बताता हूँ, Yes, sir. सीटी स्कैन वाली मशीन जो अभी चीकू और निधि बात कर रहे थे कि इन लोगों को लेके गए थे वहां पर मशीन के अंदर, तो याद रखना उस मशीन में जाने से पहले ना लोहे की कुर्सी एंटर नहीं कर सकते उसमें, ठीक है? आपके हाथ में कड़ा है, कुछ और चीज है, वो भी एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मैग्नेटिज्म बड़ा स्ट्रांग होता है। समझ गए? वो तो पैरामैग्नेटिक को अट्रैक्ट Yes, कर sir. लेता है या डायामैग्नेटिक को रिपेल कर देता है, जिसमें मैग्नेटिज्म जीरो होता है हमारे हिसाब से, लेकिन वो तो इनको भी अट्रैक्ट या रिपेल कर देता है। तो अगर आयरन जैसी चीज लेके जाओगे जिसमें हाईली पैरामैग्नेटिक होता है, आयरन मैग्नेट को क्यों अट्रैक्ट करता है? छोटी सी मैग्नेट को भी पैरामैग्नेटिक होता है आयरन, हाईली पैरामैग्नेटिक, कितना जरूरत से ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है आयरन। इस वजह से आयरन, निकिल, कोबाल्ट ये आसानी से चुंबक को पकड़ लेते हैं। आपने सिर्फ आयरन सुना होगा, निकिल और कोबाल्ट भी आसानी निकिल। से चुंबक को पकड़ लेते हैं। यस, गॉट इट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. इसलिए कोई भी आयरन की चीज आपके हाथ में, कड़ा, गले में कुछ सोना वोना मेटल कुछ नहीं लेके जाने देते वो लोग, डॉक्टर्स भी नहीं लेके जाने देते। इसके ऊपर काफी सारे केस वो हो चुके हैं, ठीक है? स्ट्रेंज वाले केस, मरीज को स्ट्रेचर पे ले गया एक बंदा और वो स्ट्रेचर मशीन उधर से ऑन कर दी, स्ट्रेचर समेत मशीन चिपक गया, मशीन के साथ अब बंदा चिपक गया, डेथ हो गई उसकी, इतना स्ट्रोंगली चिपका हो। समझ रहे हो? तो इसलिए उस रूम में जाने से पहले कुछ प्रोहिबिशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कई बार कंपाउंडर वगैरह भूल जाते हैं, डॉक्टर को तो ध्यान रहता है, ठीक है? तो ये वो चीज है। समझ गए? क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. सभी चीजें दुनिया में या तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, याद रख लेना। तो यानी कि दुनिया के अंदर दो तीन फोर्सेस हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक होती है ग्रेविटेशन, एक होती है मैग्नेटिज्म, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, और sir. और भी कोई फोर्स है? यस सर, Weak nuclear force, nuclear. strong nuclear force. न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं, है ना? तो इस तरह से ये तीन चार तरह की फोर्सेस हैं जो यूनिवर्स को टिका के रखे हुए हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की होती हैं। इनको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा मैग्नेटिज्म है ना जो अर्थ का, वो हमें सन के हीट वेव से बचाता है, सन के हीट वेव से बचाता है। अगर मैग्नेटिज्म ना हो ना अर्थ का, तो हम हीट वेव की वजह से मारे जाएंगे। सन के ऊपर हीट वेव्स हैं, ठीक है? हीट वेव जो सन से आती हैं, तो सोचिए अर्थ हमें काफी तरह से बचाती है। तो हमारी जान तो ना, मतलब वो जैसे पिंजरे में चिड़िया की जान होती है, तो अर्थ एक पिंजरा है, उसमें हम चिड़िया की जान के जैसे हैं कि कोई भी हमें पकड़ के 1 मिनट में, एक थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ गया गलती से भी, साइंटिस्टों के हाथ में है कि अर्थ की मोशन को बदल रही है, अर्थ की मोशन, और उसको क्या बोलते हैं उसे, रोक सकें, बदलने को नहीं रोक सकते। अर्थ अगर थोड़ी सी भी सन से इधर उधर हो गई, बस कहानी खत्म। और ये होती रहती है, हल्की फुल्की तो हिलती रहती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा हिल गई, ठीक है? हर साल अपना जो क्या होता है एक्सिस के ऊपर घूम रही है ये चारों तरफ सन के, वो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा होता रहता है अर्थ का हर साल। पता है आपको? मतलब जबरदस्त वाली चीज, मतलब हमारी जान तो ना वो यूं चुटकी भर है, अर्थ ने थोड़ा सा गड़बड़ करी और हम मर गए, सब के सब खत्म। जैसे डायनासोर खत्म हुए थे ना, हम भी एक तरह के डायनासोर ही हैं। वो पता नहीं कब अर्थ हमें खत्म कर दे। ये न्यूक्लियर वेपन वगैरह कोई काम नहीं आते। ये लोग बोलते हैं ना, कई बार हमें लगता है दुनिया को बचा रहा है अमेरिका, वो क्या कर रहा है कि सैटेलाइट से नजर रखता है, कोई उल्का पिंड तो नहीं आ रहा अर्थ के ऊपर, कोई मेटेरियोइड तो नहीं आ रहा अर्थ के ऊपर, है ना? ऐसा कुछ बोलते हैं। और अगर आ रहा हो तो उसके ऊपर पहले ही बॉम्ब बॉम्ब फेंक के और उसको टिका देते हैं वो लोग, है ना? ये छोटी मोटी बातें हैं, जब असली वाला आएगा ना तो बॉम्ब काम नहीं करता। समझ में आ गया? Yes, जो sir. पहले Yes, sir. बड़े बड़े धमाके हुए थे अर्थ के ऊपर, बहुत सारे मेटेरियोइड्स गिरे थे जिसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे अर्थ में। जो समुंदर है 70% वो गड्ढों की वजह से है। तो तुम बोल सोचो कितने बड़े बड़े पत्थर आए थे, 70% हिस्सा अंदर धस गया अर्थ का। 70% गड्ढे हैं अर्थ में बड़े बड़े, वही तो सी है, 30% धरती है सिर्फ। तो उसको रोक लेंगे क्या साइंटिस्ट? इतना हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो सब समझ लो कि कोई चला रहा है। समझ गए बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो छोटी मोटी हरकतें हैं जिसको हम रोक पाते हैं, बड़े लेवल पर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लाइफ में होना है उसको आप रोक ही नहीं सकते, कभी नहीं रोक सकते, ठीक है? सोचिए जहां आप पैदा हुए, आपने डिसाइड नहीं किया था आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आपके पड़ोसी कौन होंगे, आपने डिसाइड नहीं किया। आप क्या पढ़ोगे बचपन में, ये आपने डिसाइड नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया। उसके बाद में आपको लगता होगा कि हमने साइंस ली अपनी मर्जी से, ये डिसाइड करने वाली हमारी गवर्नमेंट है।
अगर हम अमेरिका में होते तो हम 10वीं 10वीं करके बड़ा बढ़िया बिजनेस कर रहे होते। वहां ऐसा ही है, समझ में आया? यस मतलब सर। अपना काम धंधा करते हैं बच्चे, साइंस वाइंस के चक्कर में नहीं पड़ते। यहाँ पर रोजगार की प्रॉब्लम है, डेफिनेट सी बात है, तो इसलिए बच्चे सोचते हैं पढ़ लें। चलो अच्छा है, पढ़ना तो अच्छा, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन वहां पर अनपढ़ लोग हैं और वो भी काम चला रहे हैं, बढ़िया खाना वाना खाते हैं, मौज करते हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। तो पढ़ाई एक नेसेसिटी है इसलिए, ताकि हम अच्छे कामयाब हो सके हमारे देश के लिए। किसी अदर देश में हो सकता है पढ़ाई की इतनी ज्यादा जरूरत हो, हाँ पढ़ना लिखना जरूरी है, 10वीं तक कर लो। उनके, आप लोगों को पता है, आई हैव ए स्टूडेंट जो कनाडा में रहता है, ठीक है? तो कनाडा से वो मुझे कभी कभी ना केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस भेजता है, तो मैं उसको क्वेश्चंस जो है वो लाइव सॉल्व करके उसको भेजता हूँ, ठीक है? तो कुछ हद तक थोड़े बहुत पे भी मिल जाती है मुझे, हल्का फुल्का। तो वो एक फ्रेंड के थ्रू आगे मुझे मिला था वो स्टूडेंट। तो उसके क्वेश्चंस पता है सिली टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग जो 10वीं में कर लेते हैं ना, 9वीं 10वीं में आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा यस था, सर। याद है? हाँ यस सर। वो Yes, sir. वो उनके +1 2 में आता है। थोड़ा सा और हायर लेवल लगा लो, हल्का सा ज्यादा, 9 10 से उतना ही है। उनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, और आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो तो खतरनाक वाली पढ़ाई है, समझ लो। उनकी पढ़ाई इससे 50% मान लो, बस मतलब इस सिलेबस को 50% कम कर दो, मजा ही नहीं आ जाएगा। समझ में आ यस रहा है? सर। ठीक है? यानी हम कितना टफ पढ़ रहे हैं और वो लोग कितना इजी पढ़ रहे हैं। मतलब उनकी पढ़ाई हायर क्लासेस की भी इजी होती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको बेसिक बेसिक नॉलेज देते हैं, उसके बाद में हायरली पीएचडी भी इजी होती है। पता है आपको, पीएचडी में एक टॉपिक पर आपको नजर रखनी होती है कि एक टॉपिक पकड़ लिया, एमओटी पकड़ लिया, एमओटी के अंदर ड्रॉबैक पकड़ लिया, किसी एक ड्रॉबैक पे फिर आप एक्सपेरिमेंट करो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, एमओटी क्यों कामयाब नहीं हुई यहाँ पे, कैसे एमओटी लग रही है, उसका असली डायग्राम क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, फिर आप उसका रीजनिंग दे दो, वो हो गई पीएचडी। एमओटी पढ़ रहे हो, बाकी कुछ पढ़ ही नहीं रहे, पीएचडी भी एक ही टॉपिक है। तो उन लोगों को उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। हमें सब कुछ पढ़ा दो, इसको आज ही खत्म करो, तो ऐसा कुछ, ये डिफरेंस है वहां और यहाँ में, है ना? तो उनका लेवल तो बहुत ही कम होता है। तो हम, अगर आप कहाँ पैदा हुए, इंडिया में, किस माँ बाप के पास पैदा हुए, ना आपके पास कंट्रोल था, ना हमारे पास कंट्रोल, ना किसी के पास कंट्रोल है। आपका पड़ोसी कौन होगा, आप क्या पढ़ोगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बताती है साइंस पढ़ोगे तो शायद कामयाब हो जाओगे, आर्ट्स लोगे तो भाई माँ बाप के पास पैसा बहुत है तो बिजनेस कर लोगे, वरना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो वो डिसाइड कौन कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट। कोई अदर गवर्नमेंट होती तो वो अलग तरह से डिसाइड करती। यानी आपने क्या डिसाइड किया, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ डिसाइड नहीं किया आपने, सब। यस इसको बोलते हैं लक फैक्टर, नहीं है ये, यही तो किस्मत है ना? इसको यस लक सर। बोल लो, कुछ भी बोल लो, चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है भाई, आप क्या बोलना चाहो, कैसे बोलना चाहो, है ना? तो यानी कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद देखो, एक और इंसिडेंट, को इंसिडेंट बोल सकते हो आप। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, आप लोग कहाँ बैठे हो, आपके स्कूल के टीचर्स, आप किस स्कूल में जाओगे, किस मोहल्ले में रहते हो, ये भी आपने डिसाइड नहीं किया, समझ रहे हो? और हो सकता है आप लोगों में से बहुत से बच्चे आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करें, विदेशों के अंदर पहुंच जाएं, गूगल वूगल में लग जाएं, है ना? तो आपका फ्यूचर क्या है ये भी आपको नहीं पता। हो सकता है कोई बच्चा अच्छा तगड़ा बिजनेसमैन बन जाए, आप ही लोगों में से कोई बच्चा हो सकता है कि कोई मंत्री बन जाए। आज से 40 साल बाद आप लोग देश चला रहे होगे, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। आप कोई तो काम धंधा आप कर रहे होगे, डेफिनेट है। कोई मंत्री भी आप ही लोगों में से, बच्चों में से ही मंत्री बनेंगे ना, बच्चों में से ही बड़े लोग बनेंगे, बच्चों में से ही छोटी नौकरी वाले भी बनेंगे, सब तरह के हम आप लोगों में से ही निकलेंगे स्टूडेंट। तो आप लोग क्या करने वाले हो, ये आज फ्यूचर आपका डिसाइड करेगा। आप सोच के बैठे हो, शायद वो कर ही ना पाओ। मैंने लाइफ में बहुत कुछ सोचा था और बड़े एफर्ट्स भी किए, आज भी कर रहे हैं, लेकिन वहां तक कभी नहीं पहुंचे जहां तक हम सोच रहे थे। मेरा एम था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो कौन है डिसाइड करने वाला ये सब? मतलब किस्मत, इस तब आपको थोड़े साल बाद पता लगेगा यार किस्मत नाम की चीज होती तो है। हम डिसाइड भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। यानी इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटा सा बैलेंस है अर्थ के ऊपर, और उसकी वजह से हम जिंदा हैं। और उसके अंदर भी हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किसके साथ रहेंगे, कौन पेरेंट्स बनेंगे, कौन लाइफ पार्टनर बनेगा, आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, हम अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे। हो सकता है कोई बहुत अमीर घर का बच्चा हो और बाद में सड़क पर आ जाए। मेरे स्कूल का प्रिंसिपल की बात बताता हूँ, मेरे स्कूल का प्रिंसिपल का लड़का था, उसने, उनके 2 स्कूल थे, 2 स्कूल, ठीक है, 2002 की बात है, आज से 21 साल पहले 2 स्कूल थे उनके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रन करते थे वो 2 स्कूल। और उनके पास 20 से ज्यादा गाड़ियां थी, बसेस और जो छोटे मोटे व्हीकल्स होते हैं, 20+ व्हीकल्स थे। और उस बंदे ने, वो प्रिंसिपल के लड़के ने सब बेच डाला, सब। उसके जो प्रिंसिपल के जो पोते हैं, उसके लड़के के लड़के जो थे, वो आज बेचारे नॉर्मल जॉब करके अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या पता था, मतलब इतनी प्रॉपर्टी होते हुए भी आज वो हमसे डाउन आ चुके हैं। और हम सोचते थे यार ये तो बहुत अमीर आदमी है, ये तो अपनी पहुंच से बाहर है।
और आज उनके बच्चे जो हैं वो मतलब हमसे भी नीचे डाउन में काम कर रहे हैं। सोचिए जरा, समझ रहे हो मेरी बात? यानी Yes, ये sir. लक Yes, नहीं sir. तो क्या है, ये लक नहीं तो क्या, आप डिसाइड नहीं कर सकते भाई। आपका फादर ने ऐसा किया, दादा ने ऐसा किया, आपको मिला, तो मतलब लक फैक्टर तो आपका है ना, उन्होंने कुछ किया था। तो ऐसा बहुत कुछ होता है लाइफ में लाइक दैट। खैर कुछ हद तक साइंस भी वर्क करती है, कुछ हद तक वर्क करने से भी काम होता है। ऐसा नहीं कि आप वेले बैठ जाओ तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। बहुत से फैक्टर्स होते हैं और बहुत से फैक्टर हमें करने पड़ते हैं। हम करते हैं तभी आगे वो कुछ नए फैक्टर बनते हैं, है ना। यूनिवर्स में अगर एक चीज, अगर कोई पार्टिकल है, और वो ये फिजिक्स है, याद रखना, प्योर फिजिक्स प्योर साइंस, पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल जो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, समझ रहे हो मेरी बात? तो Yes, उसका sir. एंटी पार्टिकल भी यूनिवर्स में है, एंटी पार्टिकल जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर आपने अगर आपने पार्टिकल को रोक दिया, उसके मोशन को रोक दिया, तो एंटी पार्टिकल का मोशन अपने आप रुक जाएगा, अपने आप। ये यूनिवर्स का अट्रैक्शन ला है, सोचिए कितना जबरदस्त ला है, और इसको फिजिक्स मानती है और ये सच है। यानी अगर आपने पार्टिकल को रोक दिया, आप यहां पर हो अर्थ पर, और आपने पार्टिकल को रोक दिया, और मान लीजिए कि एंटी पार्टिकल उसका मून पे है या कहीं स्पेस में कहीं भी है, तो वो अपने आप रुक जाएगा। उनमें इतना जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है कहानी, कैसे है, आई कांट एक्सप्लेन दिस बिकॉज मेरे को फिजिक्स नहीं आता है इतनी, लेकिन आप अपने फिजिक्स के टीचर से ये थोड़ा पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा है। वो अगर उनको इस चीज में इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो आपको बताएंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो कहेंगे कि रहने दो। सोचने वाली बात है ना, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बीच में इतना अट्रैक्शन है। तो हम अगर पार्टिकल है तो हमारा जस्ट अपोजिट वाला सिस्टम भी है कहीं ना कहीं। हमारे हर बॉडी के पार्टिकल के एंटी पार्टिकल हैं। हम जो काम कर रहे हैं तो एंटी पार्टिकल उसका जस्ट रिवर्स कर रहा है। हमने अगर एफर्ट करना बंद कर दिया तो वो भी बंद हो जाएगा। यानी एफर्ट्स का असर होता है, मेरा कहने का मतलब। तो आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली अपना फ्यूचर बदल सकते हो, ये भी एक सच है, क्योंकि एफर्ट का असर होता है, ये साइंस मानती है। भले ही आपको एनवायरनमेंट क्या मिला, किस्मत क्या थी, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उस किस्मत से लड़कर, फाइट करके, दुखी होना पड़ेगा और एफर्ट करते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ लो बेटा, बहुत जरूरी है। हर रोज कम से कम 10 न्यूमेरिकल किया कीजिए, 7 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के, 2 न्यूमेरिकल मेंस के और 1 न्यूमेरिकल एडवांस लेवल का। हर रोज लगाना है आपको। अगर इतना कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। 10 न्यूमेरिकल बड़े नहीं है, ज्यादा नहीं है, हर रोज करने हैं बस। समझ रहे हो मेरी बात? हर रोज। Yes, और sir. वो हर रोज करना ही मुश्किल Yes, होता है। sir. कभी सिर दुखेगा, कभी खुजली मचेगी, कभी मतलब लाइट चली जाएगी, है ना। अभी लाइट चली गई थी, सोचो अगर आप पढ़ रहे होते, या मैं पढ़ रहा होता, आपको छोड़ो, मैं पढ़ रहा होता, लाइट चली गई थी, ठीक है। मेरे रूम में जो लाइट है वो इन्वर्टर पर नहीं है, जो इन्वर्टर वाली लाइट है वो मतलब हैवी लाइट लगा रखी है मैंने उसके ऊपर, और जो दूसरी लाइट है वो मतलब इन्वर्टर पर नहीं है। हालांकि मैं उसको करवाऊंगा, बाकी सब सही चल रहा था इन्वर्टर के ऊपर। तो जैसे ही लाइट गई और मैं पढ़ रहा होता तो मैं क्या करता पता है? बुक बंद, चलो बाहर। यस, सब ऐसा करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्योंकि Yes, मैं sir. आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, दिस इज माय ड्यूटी, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा किसी को, समझ रहे हो? तो क्या होगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मैं लाइट बंद के बहाने से नहीं जा सकता, ठीक है। Yes, ये sir. है Yes, ये है sir. वजह। लेकिन जब आप अपने आप पढ़ रहे होगे 10 न्यूमेरिकल, मुझे आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। अगर मैं डेली 10 न्यूमेरिकल चेक करूं आपसे तो आप मुझसे ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप खुद करो अपने मन से, तो मन से तो नहीं होगा आपसे, ये है प्रॉब्लम। इस मन को मनाने के लिए खुद से फाइट करना पड़ेगा। दुखी हो जाओगे, लाइट जाएगी, कभी कभी खुजली मचेगी, कभी शोर मचेगा, कभी समझ में नहीं आएगा मैटर, कभी यूं लगेगा अरे यार मेरे को समझ में नहीं आता, मैं नहीं करता इसको, ऐसा भी दिल करेगा। अपने आप से फाइट करते रहिए, छोड़िए मत उसे। 10 न्यूमेरिकल करने हैं, जो समझ में नहीं आया उसको काटा लगाओ, नेक्स्ट करो, जो समझ में नहीं आया उसको काटा लगाओ, कोई तो पक्का आएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल है अपने पास, समझ गए बेटा? Yes, अगर sir. Yes, sir. ऐसा करते Yes, हो, sir. अगर ऐसा करते हो हर रोज 10 न्यूमेरिकल, अगर ऐसा करते हो, देखिए कभी कभी हमारा लेक्चर भी हल्का हो सकता है। हल्का मतलब मेरा आज अगर मूड नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाने का, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कुछ कमी छोड़ दूं, कोई बात नहीं, कभी कभी ना। बट रेगुलर हर रोज मैं लेक्चर लगा रहा हूँ तो सिलेबस तो हो ही जाएगा। यूं तो है नहीं कि मैं 100 में से 90 दिन आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं 100 में से हो सकता है 10 दिन ना पढ़ाऊं, लेकिन 90 दिन तो आपको पक्का पढ़ाऊंगा। वैसे ही आपको करना है। हो सकता है 100 में से 10 दिन आपके हल्के निकले, लेकिन आपको हर रोज 3 घंटे लगाने हैं, बैठ के आराम से 1.5 घंटा 2 सब्जेक्टों पर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। हर रोज 2 सब्जेक्टों के 3 घंटे लिख कर, पेन और नोटबुक से। वो अगर आप कर रहे हो, पेन नोटबुक से अपना टाइम लगा रहे हो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती कामयाब होने से। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir.
बस दुखी होना Yes, sir. पड़ेगा, अगेंस्ट द नेचर, नेचर के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। जो आपका लिखा जा चुका है, जो एनवायरमेंट लिखा जा सका, वो दुखी करेगा आपको और आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। बस उसी को तोड़ना है, और वो टूट गया, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। बातें तो सब कर लेते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं आसानी से। तो आप इसी को बोलते हैं हार्ड मेहनत, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब समझते हो हिंदी में? जी तोड़ मेहनत। मन नहीं लग रहा फिर भी मेहनत कर रहे हैं, मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जी तोड़ मेहनत। हर कोई करता है कामयाब इंसान, समझ रहे हो? चलिए, तो अब देखिए जरा भाई, हमने O2 का मॉलिक्यूल कर लिया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब कुछ समझ लिया, बॉन्ड ऑर्डर समझ लिया, तो ये आपको अब याद करना बस इतना। अब यहाँ देखिए O2 तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। अब देखो बेटा, O2 पॉजिटिव का मतलब किसी एक ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यस यस सर। तो मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दिया, टोटल मुझे 7 भरने हैं। अब इसमें ऊपर वाले में 4 इधर हैं और 3 इधर हैं, टोटल हो गए 7। तो 7 भरूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा। हो गया कम? यस सर। टोटल इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग में 10, एंटी बॉन्डिंग से एक कम हो गया, रह गए 5, डिवाइडेड बाय 2 तो 5/2 2.5। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, ढाई बॉन्ड होगा O2 पॉजिटिव में, ढाई। क्लियर है? यस सर। अब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ये बताओ? एक इलेक्ट्रॉन अब भी है पैरामैग्नेटिक, तो पैरा है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। O2 नेगेटिव। अब मैं तो इसको डायरेक्ट इसी में भर के दिखा रहा हूँ ना, आपको सभी के लिए अलग अलग डायग्राम बनाइए। एक बार बनाना पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, एक बार बनाना बस। सभी के लिए अलग अलग, सेम डायग्राम अलग अलग, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग। देखो O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में क्या, एक ऑक्सीजन पर 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैंने 9 कर दिए, तो यहाँ पे 4 की जगह यहाँ 5 हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। तो यानी यहाँ पर एक पेयर्ड बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। हो गया? यस तो सर। बॉन्डिंग थे 10, एंटी बॉन्डिंग हो गए 7 हो गए ना, डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1.5। यस क्लियर है? ये 1.5 कैसे आया? यस सर। अभी भी पैरामैग्नेटिक है, देख लो अभी भी पैरामैग्नेटिक है, एक इलेक्ट्रॉन। यस सर, एक खाली है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब बात करते हैं O2 2 नेगेटिव। O2 में 2 नेगेटिव है, तो यानी ये ऑक्सीजन में भी 9 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन में भी 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी एक यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब टोटल 4 थे पहले, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, तो टोटल बॉन्डिंग थे 10, एंटी बॉन्डिंग हो गए 8, डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आया 1। यस क्लियर है? यस सर। अब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ये बताओ? डायमैग्नेटिक सर। आया बन गया, सारे पेयर्ड हो गए, बात खत्म। क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। O2 2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, ऊपर था O2 1 पॉजिटिव, ये O2 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव मतलब इसमें 7 हैं, इसमें भी 7 हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ से एक कम कर दिया, यहाँ से भी एक कम कर दिया। यस समझ में आ गया? यस सर। तो ऊपर से दोनों कम हो जाएंगे, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। यस सर। क्लियर है? तो अब बताइए जरा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्डिंग कितने हैं? 10, वो तो 10 ही हैं, बॉन्डिंग वाले तो हम हिला ही नहीं रहे, नीचे वाले सब सेम ही हैं। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 कम हो गए, 6 थे तो 4 रह गए, डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आया 3। यस क्लियर है? यस सर। बॉन्ड ऑर्डर यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा अगर O2 पे 2 पॉजिटिव होगा, और साथ में क्या होगा? पैरा के डाया? डाया सर। डाया, ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है। यस लेकिन एक ट्विस्ट की बात बताता हूं अब। O पर पॉजिटिव 7 इलेक्ट्रॉन, O पर पॉजिटिव 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 7 का टोटल बनता है 14 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला 14 इलेक्ट्रॉन से अगर या 14 से कम होते हैं, 14 होते हैं, तो क्या होता है? ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट क्या ट्विस्ट होता है? ये दोनों ऑर्बिटल ट्विस्ट होने चाहिए। यस और नॉट? यस सर। पाई नहीं केस में नहीं होंगे। होने चाहिए। क्या ट्विस्ट से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं सर, ऊपर वाले तो वही रहने वाले हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वही रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। बट एक चीज अब याद रखना अच्छे तरीके से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना। ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 हैं। हमें वो देखना है कि उन दोनों का न्यूट्रल एटम का सम कितना है। न्यूट्रल एटम का सम 16 बनता है, 14 नहीं बनता। तो यानी आप इसको ट्विस्ट नहीं करोगे भाई, दिस विल नॉट बी ट्विस्टेड। यस सर। ये बात समझ में आई? बहुत ध्यान से समझनी है ये बात।
यानी अगर न्यूट्रल एटम, भले ही इसने O2 2 पॉजिटिव दे दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 14 आ रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल एटम के 16 आ रहे हैं, तो 16 के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, 14 के हिसाब से नहीं बनाना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, क्लियर sir. है? क्लियर है ना बेटा? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो यानी कि हमें न्यूट्रल एटम के हिसाब से ही डायग्राम बनाना होता है हमेशा, ना कि हम ये देखते हैं और न्यूट्रल एटम के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए, तो ये पलट जाएगा ऑर्डर, और अगर 14 से ज्यादा आ रहे हैं न्यूट्रल में तो ऑर्डर नहीं पलटेगा। और यहाँ न्यूट्रल एटम्स में तो 8 ही गिने जाएंगे, भले ही O2 पॉजिटिव के अंदर आपको 7 नजर आ रहे हैं, टोटल 14 नजर आ रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, O2 पॉजिटिव, समझ में आ गया? फिर O पॉजिटिव 2.5 बॉन्ड, फिर O2 में 2 बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद देखो O अब ये आता है 1.5 बॉन्ड आ रहा है, O2 O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, और O2 2 नेगेटिव, 1 बॉन्ड आ रहा है। क्लियर है? यस सर। Yes, स्टेबिलिटी sir. ऑर्डर आ गया। Yes, sir. बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा बड़ी होगी भाई? जिसका बॉन्ड ऑर्डर जिसका कमजोर बॉन्ड होगा। उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, वो दूर होंगे। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रिवर्स पलट जाएगा, किल्विश बन जाओ, है ना। अंधेरा कायम रखो, याद है किसी को किल्विश? शक्तिमान नाटक आता होता था, हम देखते थे बचपन में, देखा? Yes, sir. Yes, sir. देखा है. Yes, sir. देखा ना, हम देखते थे Yes, नेशनल sir. टीवी पे, हमारे डिश विश तो उस टाइम पे रेयरली लोग लगवाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, शक्तिमान आता होता था, ठीक है, वो देखते थे हम, शक्तिमान। बढ़िया नाटक था ना, सॉरी शक्तिमान। Yes. पता है उस टाइम पे कुछ बच्चों ने कि शक्तिमान बचाने आ जाएगा, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी छत से कूद के कि शक्तिमान अपने आप बचाने आएगा। उनके माइंड में इतना इफेक्ट कर गया था शक्तिमान नाटक। सोचो, लोग ऐसे बच्चे भी होते हैं, नकली चीजों को भी असली मानने लग जाते हैं। मैं 6th क्लास में था जब शक्तिमान पहली बार आया था टीवी पे, फर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी आगे बढ़िए, तो ये आगे बढ़ सकते हैं बेटा? क्लियर हो गया ये सारा डायग्राम? Yes, sir. आज Yes, कहानी sir. इस पे डिपेंड करती है, याद रखना, सारा फोकस इसे अपना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, जो मैं बता रहा था कि हमें क्या करना है, स्वाइप कर देना है, ठीक है, 2 ऑर्बिटल्स हो, तो वो ये दिखा रखा है। अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 14 इलेक्ट्रॉन, या तो 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 से कम है, तो ये वाला ऑर्डर आएगा। तो देखो इस ऑर्डर के अंदर क्या स्वाइप किया इन्होंने, सिग्मा 2pz बाद में है, पाई वाले दोनों ऑर्बिटल पहले हैं। यस, क्लियर है बेटा? ये रहा वो Yes, स्वाइप sir. किया हुआ, ये रहा, बस इनको स्वाइप किया है। पाई यहाँ वाले तो सही नहीं रहेंगे, यहाँ वालों में कोई गड़बड़ नहीं आई। क्लियर है? Yes, और sir. ऐसा कौन करता है? नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से नीचे वाले एटम ऐसा करेंगे, न्यूट्रल एटम वही ऐसा करेंगे, याद रख लेना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव लगे तो हमें तो न्यूट्रल ही चेक करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को उसी फॉर्म में बनाना है, न्यूट्रल जिस फॉर्म में आया वही राइट ऑप्शन है, वही राइट मेथड है, ठीक है। तो यार नाइट्रोजन का बना रखा, भी देखो नाइट्रोजन में 7 है, इधर भी 7 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल, दोनों में न्यूट्रल, तो ये वाला ऑर्डर हो गया फ्लिप, बाकी सब कुछ सेम रहा। 2 4 और 3 7, 2 4 और 3 7, ये होगी एटॉमिक और एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये है, टोटल 4 हैं, तो 4 भर दिए 2 बॉन्डिंग में, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन टोटल बने हैं, तो पाई 2px पाई 2py, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, टोटल 6 भरे गए, ऊपर वाले सारे खाली। तो बॉन्डिंग में टोटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं? देखिए 2 ये रे, 2 ये रे और 6 ये रे, 10। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग 2 ये हैं स्टार, 2 ये हैं 4, और ऊपर वाले सारे खाली पड़े हैं, तो 4 एंटी बॉन्डिंग है, डिवाइड बाय 2 आएगा, 6/2 3 होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड विल बी देयर। यस, क्लियर है बेटा बॉन्ड ऑर्डर? यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया ट्रिपल N2 के मॉलिक्यूल में। अब ये डाया है कि पैरामैग्नेटिक है, बताओ? सर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, सभी इलेक्ट्रॉन्स वो हैं। अब इसके अंदर एक और ट्विस्ट वाली बात है, यहां पर ना ध्यान देना, बाकी का सब आप कर लोगे ना, N2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो एक नाइट्रोजन में, तो क्या होगा, यहाँ पर एक कम हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 कम हो जाएगा। फिर N2 नेगेटिव, देखो ये है ट्विस्ट, N2 पॉजिटिव करते हैं, तो चलो पहले पॉजिटिव करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन भरा रह जाएगा। क्लियर है? तो टोटल बॉन्डिंग कितने हो गए? 9। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग 4 ही है। क्लियर है? यहाँ बॉन्डिंग से उड़ रहा है, ध्यान देना, डिवाइड बाय 2, तो कितना है 5/2 2.5। क्लियर है भाई ये ऑर्डर?
Yes, sir. N2 पॉजिटिव। अब जरा N2 नेगेटिव का देखिए, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के किसी एक एटम में एक्स्ट्रा है तो वो यहाँ चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग थे 10, एंटी बॉन्डिंग कितने थे? 4 और 1 5 हो गए। अब तो डिवाइड में आया 2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है। हालांकि ये भी पैरा है, वो भी पैरामैग्नेटिक है, यानी कि N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव दोनों ही 2.5 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, और दोनों पैरामैग्नेटिक आ रहे हैं। अब अगर इनकी स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, इसमें बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, बताओ जरा। सर N2 माइनस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, क्यों? वजह? सर वजह ये है कि सर जो एंटी बॉन्डिंग में इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड थोड़ा कम्फर्टेबल होता है। यस, यू आर राइट। तो देखिए N2 नेगेटिव में क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एंटी यानी कि 10 माइनस 5। और N2 पॉजिटिव में क्या था? N2 पॉजिटिव में तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, यानी कि ये थे 9 माइनस 4। एंटी बॉन्डिंग यहाँ है 5, यहाँ है 4, डिवाइड में दोनों के 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 ही आएगा दोनों का। लेकिन जिसमें एंटी बॉन्डिंग कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा स्टेबल होता है और उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होती है, पास होंगे एटम। ये समझ में आया ट्विस्ट? सर स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना, जिसमें अगर टाई हो जाए कोई चीज, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, और वो पूछ ले कि अब बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसके बॉन्डिंग वाले नहीं एंटी बॉन्डिंग वाले एटम और इलेक्ट्रॉन कम हो, जिसके एंटी बॉन्डिंग वाले, भले ही हम देखते हैं कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है उसके बॉन्डिंग में भी कम है, उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग वाले कम है, इसलिए इस बात से ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ चीकू बेटा बोलिए, क्या क्वेश्चन आपका? सर यस सर एक बार जो नाइट्रोजन में ट्विस्ट था वो बता दो, मेरी क्लास लीव हो गई थी। नाइट्रोजन का सर मतलब वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाले ज्यादा है कम है, तो कैसे स्टेबिलिटी? अच्छा देखिए क्या है, मैं बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। N2 पॉजिटिव के अंदर देखते हैं, एक पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो देखिए इसमें बॉन्डिंग कितने हो गए? अब बॉन्डिंग 10 में से एक गया, 9 माइनस कितना आएगा 4, एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग 9 है, डिवाइड बाय 2, 5/2 यानी 2.5 आ गया। ये N2 पॉजिटिव का आया, ठीक है। N2 नेगेटिव का देखते हैं अब। N2 नेगेटिव के अंदर क्या होगा? यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको यहां से रब करते हैं, यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा आ गया किसी एक एटम में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो बॉन्डिंग कितने हैं इसमें? बॉन्डिंग 10 है, एंटी बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा हो गया, 5 हो गए, ठीक है। टोटल काउंट कर लेना, अगर डाउट हो तो ये स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग होते हैं, ये आप काउंट कर सकते हो इजीली, ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। डिवाइड में 2 आएगा, ऑर्डर आ गया 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 है, इसका भी, N2 नेगेटिव का भी, N2 पॉजिटिव का भी। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? जिसके एंटी बॉन्डिंग कम इलेक्ट्रॉन है। N2 पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग में 4 है और N2 नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग में 5 है, तो 4 वाला जिसमें एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्टेबल है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम मिलेगी, वो ज्यादा एटम पास मिलेंगे। जिसमें 5 है वो लेस स्टेबल है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है भाई, और ये थोड़ा सा समझ लो कि इंपॉर्टेंट वाला मैटर था। यहां देखो इन्होंने क्या कर रखा है, N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का दोनों का सेम दिखा रखा है, मैंने यहाँ ग्रेटर देन लेस देन लगा रखा है। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। और शायद मैंने गलत लगा रखा है, N2 नेगेटिव की कम होती है बॉन्ड लेंथ, N2 पॉजिटिव की ज्यादा होती है, उल्टा लगा N2 दिया, नेगेटिव की ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, उल्टा लगा दिया है ना, ये मिटेगा भी नहीं, ये पहले से लगा रखा है, ये ऐसे होगा भाई, ठीक है, उल्टा, सही लगा, सही था, ठीक है। आप लोग इसे सही कर लीजिएगा बेटा, ये आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट, तो ठीक है, ये रहेगा ऐसे ही नोट्स में, ठीक है, क्लियर है? यस सर। इस तरह से आपने N2 का मॉलिक्यूल भी देख लिया और उसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव 2 नेगेटिव सारे के सारे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब ये गोल्डन पॉइंट के अंदर इन्होंने बता रखा है कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, ये तो हमने पहले ही कर लिया, खत्म। बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्स होती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, डबल बॉन्ड बनेगा लेंथ कम हो जाएगी, ट्रिपल बनेगा और भी कम हो जाएगी, वो ज्यादा पास आ जाएंगे, ये भी हम कर चुके हैं। बॉन्डिंग ज्यादा हो, एंटी बॉन्डिंग कम हो, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बॉन्डिंग कम हो, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर दोनों बराबर हैं तब भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी हम जानते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी वो डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, सीधी सी बात, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ये भी हमें पता है, क्लियर है, ये सब चीजें तो हमें पता है। यस गाइस, यस सर। यस सर।
तो अब बात आती है भाई, ये हमने समझ लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कर लिया है कंप्लीट। अब बात आती है कुछ और एटम्स यहाँ पर रह जाते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखिए 1s1 1s1 क्या आएगा, 1s में 2 सिग्मा 1s में 2 आ गया, ऊपर वाला खाली रहा, तो बॉन्डिंग 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, 2/2 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? यस सर। करेगा। करेगा। सिंगल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव है, यानी एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्डिंग में 1 आ रहा है, बॉन्डिंग में 1 डिवाइड बाय 2 यानी 1/2 बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। यस सर। लेस स्टेबल बट एग्जिस्ट करेगा। H2 नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, एक इसमें है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक हाइड्रोजन में होंगे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, 2 इसमें एक इसमें, तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 1 डिवाइड बाय 2, ये भी 1/2, ये भी एग्जिस्ट करेगा बट लेस स्टेबल होगा। ऊपर वाले के मुकाबले और भी लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। क्लियर है? यस सर। यस देखो इसने Yes, साफ तौर sir. पर दिखाया H2 नेगेटिव लेस स्टेबल है, यहाँ साफ तौर पर दिखा रखा है H2 नेगेटिव लेस स्टेबल है H2 के मुकाबले। बॉन्ड ऑर्डर 1 0.5 भले ही दोनों का 0.5 है, लेकिन 2 पॉजिटिव वाले में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए हीलियम का मॉलिक्यूल दिखा रखा है, हीलियम में 1s2 1s2 दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल हो गए 4, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 इक्वलाइज 0। ये बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर होगा। क्लियर है? यस यस सर। देखिए C2 जैसा अभी कृष्णा बोल रहा था ना, C2 का मॉलिक्यूल आप खुद बना के देखेंगे। देखिए इसमें तो 1s ही बनाना था, सिर्फ छोटा सा ही डायग्राम, लेकिन N2 वाले में p ऑर्बिटल बनाना पड़ता है ना, तो C2 का मॉलिक्यूल, Be2 का मॉलिक्यूल, इस तरह के 2-3 मॉलिक्यूल और आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर, वो वाले सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इस लेसन के सारे एनसीईआरटी सॉल्व होने चाहिए, आपको खुद करना है, याद रखना डेली 10, ठीक है। उसके अलावा मेंस की जो बुक्स हैं जिसके अंदर मेंस के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी सॉल्व कीजिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरह की चीजें आएंगी, तब आपको पता लगेगा किसमें पाई बॉन्ड है, किसमें सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। जैसा कृष्णा ने वो क्वेश्चन कर रखा हुआ है डेफिनेटली, C2 का मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड हम कल ही करेंगे, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। कल की छुट्टी है तो परसों करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ के बाकी सब हो चुका है इस लेसन में। क्लियर है? यस Yes, sir. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर एंड आई एम